दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों इस समय आप लोग देख रहे हैं कि जो आगामी 7-8 अगस्त 2021 को जो टीजीटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहा हूं और आपका बड़ा अच्छा प्यार, बड़ा स्नेह भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को मिल रहा है। इसी तरह लाइक और शेयर करते रहिए, मेरा उत्साहवर्धन बनता रहेगा। अब मैं उस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपके लिए एक और भी ज़रूरी कार्य करने जा रहा हूं कि मैं पिछले साल के जितने क्वेश्चन पेपर हैं, उन क्वेश्चन पेपर को, मूल क्वेश्चन पेपर को मैं हल करवा रहा हूं और आप इसको देखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इस मूल क्वेश्चन पेपर से कुछ प्रश्न वो सीधे सीधे आगामी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं, तो ये आपके बहुत काम आएगा। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है क्वेश्चन पेपर, ये मूल क्वेश्चन पेपर है। आप यहाँ देखिए, आयोग का बार कोड है, ये नकली नहीं है, बिल्कुल असली पेपर है। जो क्वेश्चन पेपर आयोग ने प्रोवाइड कराया था वही क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है ना। तो और ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। यानी विज्ञापन संख्या 1/2016, जिसका एग्ज़ाम अभी पिछले साल जनवरी में हुआ, 2020 जनवरी में हुआ है, जनवरी या फरवरी में हुआ है, थोड़ा सा सॉरी हम याद नहीं पड़ रहा सही सही डेट उसका, लेकिन पिछले 2020 में हुआ है, वही क्वेश्चन पेपर है। देखिए पहला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए, एक साइड में कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा ये। हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन संत कवि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये तुलसीदास संत कवि नहीं, ये भक्त कवि हैं, बाकी तीनों जो हैं ये संत कवि हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है। तो पद्मावत का वो पात्र है, ठीक है ना, पद्मावत का पात्र है राघव चेतन। तीसरा देखिए, कुतबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, क्या है, मृगावती, ठीक है। चौथा, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया। तो ये है अग्रदास, ठीक है ना। पांचवा देखिए, मदनाष्टक के रचयिता का क्या नाम है, रहीमदास। छठवां देखिए, केशव को किस वर्ग में रखना समीचीन है, ते रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं, ठीक है ना। और फिर इसके बाद से अगला देखा जाए, सातवां क्वेश्चन, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है। शिवा बावनी के रचयिता कौन है, तो दोस्तों ये है भूषण। आठवां देखिए, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। यहाँ ध्यान देना है कि जागरण सुधार काल और पुनर्जागरण में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जागरण सुधार काल जो है कि ये द्विवेदी युग को हम बोलते हैं। किस युग को बोलते हैं, द्विवेदी युग को बोलते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, ठीक है। जहाँ जहाँ जरूरत होगा हम थोड़ा आपको इंडिकेट भी करते चलेंगे। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है, तो ये हैं आपके प्रताप नारायण मिश्र, ये भारतेंदु युगीन लेखक हैं, ठीक है ना। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था। तो दोस्तों 1943 में हुआ था और 4 तार सप्तक हुआ है, प्रकाशित हुआ है। अगर थोड़ा सा मैं आपको उसका सबका डेट भी बता दे रहा हूँ। देखिए सन 1951 में दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, सेकेंड का, और थर्ड का प्रकाशन हुआ 1959 में, ठीक है ना। ये थर्ड का प्रकाशन हुआ है, शब्दों पे ध्यान देते चलेंगे। 1951 ये, और 1959 में ये तीसरा, और चौथा जो हुआ था वो आपका हुआ था 1979, 78 में, सॉरी 79 मैंने 1979 में चौथे सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तो ये एक साथ आप तीनों तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ एक टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सभी तार सप्तक को याद करने के, तार सप्तक मैंने होता है 7, और हर एक 7 वर्ष के बाद एक आप याद कर लेंगे तो तीनों याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए 43 आप इसको याद कर लीजिए, 43, ठीक है ना, 1943। 43 में 7 को प्लस करिए, ये कितना हो गया, 1950 हो गया। और 50 के बाद अगला सत्र क्या होगा, 1951 होगा, ठीक है ना। यानी कि 43 में 7 प्लस करिए और अगले साल चले जाइए, नहीं 1951 में दूसरा हो गया, 51 में फिर 7 को प्लस करिए तो आपका होगा 58, और 58 में एक प्लस कर दीजिए, मैंने अगले साल जो है कि आपका 59 हो जाएगा, तो 1959 में आपका तीसरा हो गया। इस टिप्स से आप तीनों तैयार कर सकते हैं, और चौथा की एक बार याद कर लेंगे, 1979 में वो हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
11वां देखते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो दोस्तों कब तक पुकारूं, ये उपन्यास यशपाल का नहीं, बाकी तीनों उन्हीं का है। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला देखते हैं हम लोग 12वां क्वेश्चन, तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? देखिए आ भी गया, संयोग से अभी ऊपर जिक्र किया गया है, नीचे आ गया। ठीक है ना, 1959 में। 13वां देखिए, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा, ये है माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए क्वेश्चन आसान भी है, क्वेश्चन थोड़ा जटिल भी है, बस आप थोड़ा सा धैर्य धारण करके काम करेंगे ना तो परीक्षा पार कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो पंत जी को ही कहा जाता है। 16वां देखिए, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आप सब जानते हैं, प्रिय प्रवास ही है। ठीक है ना। उसके बाद अगला देखिए 17वां जो है, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? तो अमृत राय। ठीक है ना। 18 देखिए, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना? विधा पूछ रहा है दोस्तों, तो ये आपका उपन्यास है। ठीक। 19 देखिए, सारा आकाश किसकी कृति है? तो सारा आकाश है राजेंद्र यादव की, याद रखेंगे। ठीक है ना। 20वां, संशय की एक रात के किस कवि की कृति है? तो दोस्तों नरेश मेहता की ये कृति है, संशय की एक रात। 21 देखिए, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों है मोहन राकेश। ठीक है। 22 देखिए, कवित रत्नाकर के रचयिता हैं कौन है? तो दोस्तों कवित रत्नाकर के रचयिता हैं सेनापति। ठीक है ना। 23 देखिए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों रुद्र संप्रदाय का स्थापना विष्णु स्वामी ने किया है, यही जोड़ा सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है। आइए 24 देखिए कि 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के व्याकरण काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है प्रतिपादन काल। ये अच्छे तरह का प्रश्न है, ये काव्य शास्त्र का प्रश्न है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है और ऐसे क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए क्योंकि इसी तरह के प्रश्न को दोबारा दोहराया जाता है अगले परीक्षाओं में। देखिए 25 देखिए, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार, क्योंकि सी हो रहा है, सा सी से सम सरिस, ऐसा जो वाचक शब्द होता है उपमा अलंकार को होता है, आप जानते ही हैं। 26 देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसमें दोहा छंद है। ठीक है। और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखा जाए 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, 27 नंबर का, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो दोस्तों इन पंक्ति में उल्लाला छंद है। ठीक है ना। 28 देखिए, कहा के ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध, उपयुक्त में कौन सा रस है? तो दोस्तों ये रस क्या है? रौद्र रस है, रौद्र, जहाँ गुस्से का प्रयोग होता हो। ठीक है ना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ये रस आपको बताना है। तो दोस्तों भक्ति से संबंधित है, ये भक्ति रस है। ठीक है। आइए 30 देखिए, ब्रज भाषा का विकास इसमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? तो दोस्तों सौर सेनी से हुआ है। 31 देखिए, 31 आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो दोस्तों आगरा जो कि ब्रज भाषा का क्षेत्र है। 32 देखिए, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो दोस्तों ये है क्य, क्य संयुक्त व्यंजन है। ठीक है ना। आगे इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष आपको बताना है, तो प और फ हो जाएगा अघोष ध्वनि। 34 देखिए, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो यह है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर जो है मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। 35 देखिए, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? तो ये योग रूढ़ शब्द है। ठीक है। इसके बाद 36 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन विवादित रहा है आयोग द्वारा और इस पर हर किसी को 1 नंबर मिला है क्योंकि महाप्राण ध्वनि इसमें 2 नहीं है, ज और ट, ये दोनों महाप्राण नहीं है, अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को विवादित हो गया था और सभी कैंडिडेट को 1-1 नंबर मिला हुआ था।
चलिए आइए 37 हम लोग देख लेते हैं। 37 नंबर का जो क्वेश्चन कर रहा है, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली। अब यह भी क्वेश्चन दोस्तों विवादित है। देखिए इसलिए मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, खुद अपने लिख दिया हूँ कि ये विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि ये 14 सितंबर 1949 को हुआ था, जबकि वो कहीं विकल्प है ही नहीं। इसलिए यहाँ मैं देखिए 1949 कर दिया 14 सितंबर, लेकिन ये 1955 जो है ये प्रिंट है, इसलिए ये भी विवादित है। इस पर सबको 1 नंबर मिला हुआ था। तो 14 सितंबर 1949 है। 38 देखिए, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन विवादित रहा आयोग के द्वारा, और सबको 1-1 नंबर मिला है, क्योंकि इसमें 2 कारक चिन्ह है। अशोक ने कर्ता कारक, अब पत्र को यहाँ जुड़ा हुआ है, तो पत्र को यहाँ कर्म कारक भी दे रखा है, इसलिए जो है कि यहाँ 2-2 मतलब कारक चिन्ह दे रखे, इसलिए यह भी विवादित हो गया था। चलिए 39 देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्तों खटमल पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। 40 देखिए, चंद्रमुख में कौन सा समास है। तो दोस्तों कर्मधारय समास है, ठीक है ना। आइए 41 देखिए, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो दोस्तों शुद्ध रूप यही होगा, मैं सादर नमस्कार करता हूँ, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो दोस्तों ये 41 हो गया। 42 हम लोग देख लेते हैं, हर्ष शब्द का विलोम क्या है। हर्ष शब्द का विलोम आपको बताना है क्या है, तो हर्ष का है विषाद, ठीक है ना। 43 देखिए, जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए होगा संवाददाता। देखिए क्योंकि प्रेषक भी कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाता है दिमाग। प्रेषक मन होता है सिर्फ भेजना, यानी भेजने वाला, लेकिन जो समाचार भेजता है उसको संवाददाता ही कहते हैं, क्योंकि भेजने का काम, समाचार का भी भेजने काम किसी प्रेषक, तो किसी चीज़ को हम कह सकते हैं प्रेषक, मतलब ये कोई चिट्ठी पत्र भेज रहे हैं उसको प्रेषक हम कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रेषित करना माने सामने प्रस्तुत करना या भेजना, लेकिन संवाददाता का प्रयोग हमेशा समाचार भेजने के लिए ही होता है, इसलिए संवाददाता ही सही है, ठीक है ना। 44 देखिए, एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाने का सही कहावत आपका है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। 45 नैषधीय चरित किसकी रचना है। संस्कृत का जो कि 4-5 प्रश्न उठाता है दोस्तों, रचना में से इसको देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ये श्री हर्ष की रचना है, ठीक है ना। 46 देखिए, इनमें से कौन सी रचना माघ की है। तो शिशुपाल बधम है, देख लीजिएगा। उसके बाद से फिर आपका 47 देख लीजिए। 47 नंबर का जो क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो क्या है दोस्तों, ये थोड़े में बहुत कुछ कहना, ठीक है ना। 48 देखिए, कविता का बहुवचन है, तो ये कविताएं जिस पर चंद्र बिंदु हो, ए का ए है उस पर चंद्र बिंदु हो, वही सही शब्द है, ठीक है ना। जीवैषणा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों होगा जीवधन ए षणा, ऐसे होगा, ठीक। 50 देखिए, प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास नहीं है। दोस्तों ये भी प्रश्न विवादित था। अब देखिए प्रेमातुर माने प्रेम से आतुर, माने प्रेम से व्याकुल, तो है तो तत्पुरुष जहाँ कारक चिन्ह छिपा होता है, लेकिन ये पूछ रहा नहीं है। तो अब बताइए, तो इसमें तो द्विगु भी नहीं है, इसमें व्यय भाव भी नहीं है, बहुब्रीहि भी नहीं है, तो तत्पुरुष भी नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं है। यहाँ सही बात है कि नहीं शब्द अनावश्यक प्रिंट शायद हो गया है गलती से, इसीलिए, नहीं तो होना ही चाहिए कि प्रेमातुर में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष आपका हो जाता, इसलिए भी क्वेश्चन विवादित हो गया था, ठीक है। 51 देखिए, सहस्तेन खादति, वह हाथ से खाता है, हाथ से के द्वारा खाता है, तो कौन सा कारण होगा, कारक होगा, करण कारक होगा। 52 देखिए, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है। कविता का मर्म तो का की के रारी रे, विभक्ति चिन्ह आप जानते ही हैं, तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। आगे 53 देखिए, 53 क्या कर रहा है, राम कृष्ण में कौन सा समास है। तो राम च कृष्ण च, इसका समास विग्रह हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है ना। आइए 54 देखते हैं, 54 क्या कह रहा है, सज्जना पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों हिंदी अनुवाद होगा, सज्जन पाप से घृणा करता है। आइए 55 देखिए, रामेण स सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो देखिए ये होगा, राम के साथ सीता वन
जाती है। ठीक है ना। 56 देखिए, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? तो दोस्तों यह है कमलेश्वर का। ठीक है। आगे 57 देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सरहपा को इन्होंने माना है। 58 देखिए, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया था? तो ये दिया था मिश्र बंधु ने। ठीक है ना। तो आइए हम लोग 59 देखते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे, कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक है। अष्टछाप के कवि, 60 नंबर क्वेश्चन, अष्टछाप के कवि की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों शब्द से ही पता, अष्ट माने 8, तो 8 कवि थे। ठीक है ना। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना, देखिए मैं लिख दिया हूँ, ये भी विवादित रहा है क्योंकि नूर मोहम्मद के यहाँ 2 रचना दे दिया है। पूछ रहा है कि नूर मोहम्मद की एक रचना का नाम बताइए, तो देखिए अनुराग बांसुरी भी है, इंद्रावती भी है, तो ये क्वेश्चन विवादित हो गया था। तो इस पर जो है कि आयोग ने इस पर भी 1 नंबर दिया हुआ था। ठीक है। आइए 62 देख लेते हैं। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों तलवंडी में हुआ था। ठीक है। 63 देखिए, 63 क्या कह रहा है कि श्रृंगार और वात्सल्य के सम्राट किस कवि को कहा जाता है? किस कवि को कहा जाता है दोस्तों? तो सूरदास को कहा जाता है। आप इसे भलीभांति जानते भी हैं। तो आइए अगला हम लोग देख लेते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों दक्षिण भारत से हुआ था भक्ति का प्रारंभ। 65 देखिए, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम क्या है? शेख नबी है। 66 देखिए, सूरदास के दृष्टिकोट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो दोस्तों किस में है? साहित्य लहरी में है। 67 इसमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? तो दोस्तों अनेकार्थ मंजरी नहीं है, बाकी 3 रचना केशवदास की ही है। 68 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या बताया था? तो 1700 से 1900 विक्रमी संवत ये बताया था। ठीक है ना। आइए 69 देख लिया जाए। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? आपको ये बताना है। तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। ठीक है ना। 70 देखिए, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो दोस्तों सेनापति, सेनापति जो है प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक और संपादक दोनों यानी कौन थे? क्या नाम था उनका? प्रताप नारायण मिश्र, आप जानते हैं। 72 इसमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? तो दोस्तों इसमें शिवमंगल सिंह सुमन छायावादी कवि नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों लोग हैं। आइए 73 देखा जाए, कुर कुर स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो दोस्तों इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं 74 नंबर का क्वेश्चन, आवारा मसीहा के लेखक हैं कौन है? विष्णु प्रभाकर। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो दोस्तों 15 हैं, आप जानते हैं। 76 देखिए, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। 77 देखिए, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्मिलन की समस्या उठाई गई है? तो ध्रुव स्वामिनी में उठाई गई है। 78 देखिए, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखा है। 79 देखिए, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसको समकालीन कविता का नाम दिया गया है। अब आइए 80 देखते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। 81 देखिए, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? मतलब सचेतन कहानी प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों महीप सिंह हैं। 82 देखिए, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञेय की कृति है। 83 देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृति इनमें से कौन है? मतलब कौन सी रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन का? तो हम विस्पाई जन्म के, यह जो है उनकी रचना है। 84 8वां सर्ग किस विधा की रचना? विधा पूछ रहा है, तो दोस्तों ये क्या है? नाटक, ये नाटक है। ठीक है ना। आइए 85 देख लेते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों चिंतामणि काव्य प्रकाश ये जोड़ा सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है। आगे देखिए 86 मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु हैं।
87 देखिए, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों आप जानते हैं मनु मानो जनु जानो जानहु मानो जहाँ होता है और संभावना होता है और उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए 88 देखिए, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार? बहुत ही सामान्य सा अलंकार है, आप इसको भली भांति जानते हैं, ये रूपक अलंकार है, ठीक है ना। इसके बाद जो है कि आपका 89 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई, इन पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। 90 देखिए, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? आपको रस बताना है। तो दोस्तों इस पंक्ति में है वियोग श्रृंगार रस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मलहावे जाय सोई कछु गावे, इसमें कौन सा रस है? तो क्या है? वात्सल्य रस है। 92 देखिए, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो दोस्तों अवधी बोली का बिहारी हिंदी से कोई संबंध नहीं है, पूर्वी हिंदी का बोली है। आइए हम लोग 93 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। मगही किस प्रदेश की बोली है? तो दोस्तों मगही बिहार की बोली है। 94 देखिए, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से हुआ? तो दोस्तों ब्राचड़ से हुआ है, ठीक है ना। 95 देखिए, हिंदू मग पर पाव न राखेव, का जो बहुते हिंदी भाखेव, ये पंक्तियाँ किस बोली में हैं? तो दोस्तों अवधी बोली में हैं। और इस पर प्रश्न अक्सर बनते हैं, थोड़ा बदल बदल के बनते हैं। कभी कभी ये पूछता है कि इस पंक्ति के रचयिता कौन है, कभी ये पूछता है इस पंक्ति पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या टिप्पणी किया, वगैरह वगैरह कई तरह से। यानी यह अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी तो एकदम हूबहू ऐसे ही पूछ देता है। कभी कभी ये पूछ देता है कि किस रचना से लिया गया है, तो कई तरह से प्रश्न पूछता है। तो अनुराग बांसुरी से लिया गया, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आइए 96 में देखिए, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो दोस्तों आ जो है पश्च स्वर है, और ये अ मध्य स्वर है, और ई आपका अग्र स्वर है, ठीक है ना। तो इसमें सही विकल्प आपका, आपसे क्या मतलब है? आ से मतलब क्या पूछ रहा है? पश्च स्वर, तो आ पश्च स्वर है, ठीक है। आइए 97 देख लिया जाए। निम्न में कौन सा देशज शब्द है? तो खिड़की जो है देशज शब्द है, ठीक है ना। 98 देखिए, 98 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन तालव्य ध्वनि है? तो दोस्तों ये च जो है तालव्य ध्वनि है, ठीक है ना। उसके बाद से जो है इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? 99 कौन सी लिपि नहीं है? तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा है, कोई लिपि नहीं है, जबकि अरबी गुरुमुखी और देवनागरी लिपि है, जबकि अंग्रेजी एक भाषा है, ठीक है ना। 100 देख लिया जाए, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों तालव्य है, ठीक है ना। इसके बाद 101 नंबर के क्वेश्चन देख लिया जाए। उसके प्राण सूख गए वाक्य में प्राण का वचन एक वचन बहुवचन है, तो दोस्तों प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अक्सर पूछता है उस प्रश्न को, ध्यान रखेंगे। 102 नंबर का क्वेश्चन, सज्जन का संविच्छेद होगा सतधन जन, सतधन जन होगा सज्जन। 103 नंबर का क्वेश्चन आइए देख लिया जाए। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? तो ऋण से मुक्त माने अलग होने के लिए बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। 104 देखिए, इनमें एक मोक्ष शब्द का पर्यायवाची है, तो निर्वाण। महात्मा बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, ऐसा है। तो निर्वाण मोक्ष का पर्यायवाची है। 105 देखिए, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक है चरम। ये समभिन्नार्थक शब्द में एक जैसे उच्चारण वाले, एक जो ध्वनि उच्चारण वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? समभिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। 106 देखिए, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है नष्ट कर देना। क्या है? नष्ट कर देना। 107 नंबर का क्वेश्चन जो है, इनमें से कालिदास की दूसरी रचना क्या है? तो कालिदास की दूसरी रचना है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है ना। 108 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? मालती माधव किसकी रचना है? तो दोस्तों भवभूत की है मालती माधव। 109 देखिए, दशकुमार चरित
किसकी रचना है? तो दोस्तों ये दंडी की रचना, दस कुमार चरित। 110 रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? तो घर से अलग हो रहा है, इसलिए अपादान कारक है, ठीक है ना। 111 देखिए, गठरी शब्द है, क्या है? ये स्त्रीलिंग का शब्द है। 112 देखिए, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? यह यड़ संधि है। 113 देखिए, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? तो उत्तर और दक्षिण यानी कि द्वंद्व समास है। 114 देखिए, रामा रावणम ममार में कौन सा लकार है? तो लिट लकार है दोस्तों। क्या है? लिट लकार है ये, ठीक है ना। अक्सर ये पूछता है, ध्यान दीजिएगा, यही हूबहू पूछ देता है, इसको याद रख लीजिएगा। 115 देखिए, मति शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो दोस्तों इसमें प्रथमा विभक्ति है, ठीक है ना। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, यह रमेश की पुस्तक है, ठीक है ना। यही सही हो जाएगा, ए, ठीक है। 117 देखा जाए, बालिका गच्छन्ति अस्म, बालिका जा रही है, बालिका गच्छन्ति अस्ति, बालिका जा रही है। 118 देखिए, सूफी साधना के 4 पड़ाव में एक पड़ाव कौन सा नहीं है? तो मलकत नहीं है दोस्तों। एक यहाँ हकीकत होना चाहिए, क्योंकि वही एक यहाँ नहीं दिया, बाकी 3 तो है ही। 19 देखिए, कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है। 120 देखिए, 120 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो दोस्तों गोरखनाथ थे। 121 देखिए, महापुराण के रचनाकार कौन हैं? तो पुष्यदंत हैं, ठीक है ना। रसमंजरी 122 देखिए, रसमंजरी किस कवि की कृति है? तो दोस्तों नंददास की कृति है। 123 मृगावती के रचनाकार हैं, कौन है? तो कुतबन है। 124 देखिए, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। 125 और अंतिम क्वेश्चन 2016 के सेट का 125 नंबर का क्वेश्चन, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई थी? तो दोस्तों ब्रज भाषा में हुई थी। तो इस प्रकार से साथियों, आपका यह 2016 का जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, और आप अब तक अपना आकलन कर चुके होंगे कि आप इतना कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन का बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है, लो लेवल का नहीं पूछता, कुछ क्वेश्चन को थोड़ा टफ उठा देता है, बाकी क्वेश्चन कॉमन होता है, और निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद मैं 2013 का क्वेश्चन अपलोड करूँगा, फिर 11 का, फिर 10 का, ऐसे मैं 2001 तक ले जाऊँगा, ठीक है ना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करना न भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और अगर मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को पुश कर दीजिए। जितना ही अधिक शेयर करेंगे, जितना ही अधिक आप लाइक करेंगे, उतना ही मेरा उत्साह बढ़ेगा, और आपका उत्साह ही हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।